सालों से जो इतर हुए वो भारत में रहने लगे, लेकिन भारत का आधार कभी धार्मिक आधार नहीं रहा। यहाँ पे इसका आधार आर्थिक, सामाजिक और साम्यवादी व्यवस्था, मतलब सबको बराबर से सबका विकास, सबकी अच्छाई देखते हुए इसका आधार रहा। ठीक है। और भारत पे ऐसा नहीं कि पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता से ही था, लेकिन हमेशा पूरा एक साम्राज्य, उत्तर हिमालय के उत्तर से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण तक, कभी पूरा साम्राज्य एक साम्राज्य नहीं रहा। यहाँ पे सदियों से इसकी अच्छाई को देखते हुए सदियों से यहाँ आक्रमण होते रहे, और इतना आक्रमण होते रहे कि भारत हमेशा सहनशील होकर सबको स्वीकार करता रहा। बाहर से लोग आए, सबको अतिथि देवो भव के आधार पर सबको अपने यहाँ रहने के लिए दिया, और किसी को जोर जबरदस्ती कभी नहीं किया गया। और अभी भी वैसे देशों से भी भारत का अच्छा संबंध है जिन्होंने इन पर आक्रमण किए, इनका शोषण किया, इन पर अत्याचार ढाए, लेकिन अभी भी भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें विश्व की लगभग 1/6 जनसंख्या रहती है। और इतनी अच्छाई के बावजूद भी भारत यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। और इतना भारत महान है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया में नेतृत्व की शक्ति इसमें है। अभी कोविड-19 के समय में तो और ज्यादा इसमें नेतृत्व क्षमता है। फिर भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए यह विश्व शांति को कायम रखने के लिए अभी भी प्रयत्नशील है। अब आता है, ये तो साधारण इंट्रोडक्शन हुआ, अब आता है भारत का उद्भव। तो हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता से ही, प्राचीन से ही इसका अस्तित्व रहा है। ठीक है। लेकिन इसके रूप हमेशा बदलते गए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता 1947 में मिली, और 1950 में गणतंत्र होने के पहले कभी यह प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में नहीं था। ठीक है। और उसके पहले यह कई राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था, और वो जो भी उसके राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उनमें प्रतिद्वंदिता हमेशा रही थी। और कई शासक आए, जैसे सम्राट अशोक, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त आदि आए, जो हमेशा कोशिश करते रहे कि इस विशाल साम्राज्य पर एकाधिकार करे। लेकिन यहाँ तक कि ब्रिटिश भी पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ एक विशाल साम्राज्य बनाने में असफल रही। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में क्या था, कई छोटे छोटे रियासत, छोटे बड़े रियासत भी थे जो स्वतंत्र राज्य के रूप में थे, है ना। केवल ब्रिटिश शासन के दौरान ये अच्छा हुआ कि पूरे देश में थोड़ी राजनीतिक स्थिरता आई, और मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किए, जिससे भारत किसी तरह या तो मजबूरी में या उनका विरोध ही करने में एकजुट हो गया था, जिसके कारण से आज हमें स्वतंत्रता मिली, और अभी भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र राज्य है। जब ब्रिटिश शासन था उस समय भारत में 14 ब्रिटिश प्रांत और 600 से अधिक रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थी, और उन रियासतों का निर्माण अंग्रेजों द्वारा जीते हुए विभिन्न राज्य क्षेत्रों के विलयन से हुआ, जो सीधे सीधे अंग्रेज गवर्नरों द्वारा प्रसारित किए जाते थे। देखो बेटा फोटो के लिए, हाँ हाँ। अब ये है कि
फोटो कैसे करेंगे? ये हम एक मैप दिखा रहे हैं, एक मिनट। तो वो फोटो दिखा, हाँ दिखा, हाँ। ये देसी रजवाड़ों के अधीन रियासतों का प्रशासन ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर किया जाता था और कुछ हद तक। हेलो अरुणा मैम, हेलो। हाँ हेलो, हाँ अमित। हाँ नमस्ते मैम, कुमार अमित बोल रहा हूँ मैम। हाँ हाँ हाँ, सॉरी मैम, क्लास थी इसलिए थोड़ा मुझे डिले हो गया, आपके मैं पहुंच नहीं पाया अभी जो है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात करते। हम मैप अपना इसी से दिखा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो शासक को कुछ हद तक प्रभुसत्ता प्राप्त थी, लेकिन विदेशी मामलों में और जो प्रतिरक्षा मतलब सेफ्टी, जो उन राज्यों की रक्षा और संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकारों ने ली थी। ठीक है, और अधिकतर रियासतें काठियावाड़ साम्राज्य में था। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित थी और हैदराबाद रियासत का क्षेत्रफल लगभग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बराबर था। ठीक है, वो केवल कुछ 100 हेक्टेयर किलोमीटर के बराबर था, जिसमें ये सारे साम्राज्य जो छोटे छोटे रियासत थे वो उनके आकार, राजस्व, अनुबंध और प्रतिष्ठा एवं पदवी के आधार पर विभिन्न वर्गों में इनको भी डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया था। ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अपने से। ठीक है, जब 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई, उस समय 9 ब्रिटिश प्रांत और 562 देशी रियासतें थी और इन रियासतों को भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, उनका अधिकार, उनको वैदिक अधिकार प्राप्त था। तो देश अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इन जो छिटपुट साम्राज्य जो मिले थे उनको एक साथ बांध के रखना बहुत बड़ी कठिन समस्या थी। इसको, इन सभी रियासतों को स्वतंत्र अगर छोड़ दिया जाता तो भारत स्टैंड नहीं कर पाता और राजनीतिक स्थिरता भी नहीं होती। देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए एंट्रीम गवर्नमेंट ने, उस समय की जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी, उसने इस पूरे राज्य को एक करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक अलग से राज्य विभाग की स्थापना की, जहां जिसके हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कोशिशों से अपने प्रयासों से केवल 3 रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासत को लगभग 15 अगस्त 1947 के बीच भारतीय डोमिनियन में, भारतीय क्षेत्र में मिला लिया था। इनका इसमें मिलाने में सबसे अधिक प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जो शेष 3 क्षेत्र थे उनमें से भी जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ 9 नवंबर 1947 को और हैदराबाद 18 सितंबर 1948 को भारत में मिल गए। क्या क्या जो 3 क्षेत्र थे? जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ 9 नवंबर 1947 को और हैदराबाद सितंबर 1948 को, 1 साल बाद भारत में सम्मिलित हुए। अब इन रियासतों को, कितने रियासत थे? लगभग 562 देशी रियासत थे। इनको मिलाने में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। कुछ को उनके प्रांतों के साथ मिला दिया गया, कुछ को सीधे केंद्रीय शासन के अधीन रखा गया और ब्रिटिश, इनके अलावे, इन सब छोटे बड़े रियासतों के अलावे और भी कुछ क्षेत्र थे, जैसे
फ्रांस के अंडर में उस समय 5 क्षेत्र थे, चंदरनगर, पांडिचेरी, करिकल, माहे और यनान। क्या क्या फ्रांस का क्षेत्र था? चंदरनगर, पांडिचेरी, करिकल, माहे और यनान। और पुर्तगाल के 5 क्षेत्र थे, दादरा, नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। ठीक है, क्या क्या? फ्रांस के अधीन चंदरनगर, पांडिचेरी, करिकल, माहे और यनान। और पुर्तगाल के 5, दादरा, नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव उनके अधिकार में थे। और ये सारे क्षेत्र अधिकांशतः समुद्र तट के किनारे थे। अब भारत, उस समय की जो एंट्रीम सरकार थी, भारत सरकार थी, उन्होंने फ्रांस और पुर्तगाल से इन क्षेत्रों को सौंप देने का अधिकार अनुरोध किया। फ्रांस तो मान गया, लेकिन पुर्तगाल ऑपोजिट था, इसको नहीं हस्तांतरित करने देना चाहता था। लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर फ्रांस ने चंदरनगर को 14 अगस्त 1949 को भारत को हस्तांतरित कर दिया। चंदरनगर को फ्रांस ने 14 अगस्त 1949 को भारत को हस्तांतरित कर दिया। और शेष जो 4 बचे थे, करिकल, माहे और यनान, ठीक है, और पांडिचेरी, उनको 13 अक्टूबर 1954 को सौंप दिया गया। ठीक है, 13 अगस्त 1954 को सौंप दिया गया। पुर्तगाल का रवैया ठीक नहीं था, उसने भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया। लेकिन 1954 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गवर्नेंस के अथक प्रयास से दादरा, केवल दादरा ने अपना खुद संबंध पुर्तगाल से संबंध विच्छेद कर दिया, संबंध छोड़ दिया, पुर्तगाल से अलग हो गया। और इस प्रकार 2 अगस्त 1954 को नगर हवेली भी पुर्तगाली शासन से अलग हो गया। अब क्या दादरा और नगर हवेली यह पुर्तगाली शासन से 1954 को अलग हो गए। दिसंबर 1969 को फोर्स के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाल से स्वाधीन कर लिया गया। और इस तरह से फ्रांस और पुर्तगाल के जो राज्य थे, जो राज्य क्षेत्र थे, उनको भारत में मिला लिया गया। उसके अलावे साथ ही अप्रैल 26, 1975 को सिक्किम को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक जो मैप था वो 1956 में इस प्रकार था। ठीक है, अब है कैसे कैसे पुनर्गठन हुआ, इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस चला। ठीक, इस तरह से बिखरे हुए रियासतों को और बिखरे हुए विदेशी राज्य के क्षेत्रों को एकीकृत करने में बहुत कठिन समस्या थी। और अगर उनको छोड़ दिया जाता तो इन पर प्रशासन नहीं किया जा सकता था। इसलिए राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक था, क्योंकि तरह तरह के राज्य क्षेत्र उस समय भारत में मिले हुए थे। अब इसी सिलसिले में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1920 में कांग्रेस पार्टी का नागपुर अधिवेशन में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के आयोग बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके अलावे जो 1920 में नागपुर अधिवेशन के बाद 1927, 1937, 1938, 1945-46 में भी पुनः प्रस्ताव रखा गया। और उसमें भाषाई आधार पर, ये अंग्रेजों के पहले का था, पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था, भाषाई आधार पर
पुनर्गठन का वो आधार बनाया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसी को आधार मानते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया, जिसकी वजह से अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भाषाई आधार पर राज्य, अपने लिए अलग राज्य मांगते हैं। और इसी सब प्रॉब्लम को देखते हुए 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब? 29 सितंबर 1953 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। उस समय वह आयोग भारत को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन पुनः वह 30 सितंबर 1955 को फिर प्रस्तुत किया। फिर उस समय 1955 के समय उसने 15 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों को के लिए पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किया। और अंततः 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्रित शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। कितना? 1 नवंबर 1956 को आयोग ने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिसमें भारत के 98% क्षेत्र और जनसंख्या वाले सभी भाग एक समान न्याय, विधायक और कार्यकारी संरचना के अधीन ले आए गए, जिनका प्रमुख होता था राज प्रमुख, पहले होता था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। कब? 1956 के बाद। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई इसके निर्माण से कि प्राय सभी राज्य एक समान हो गए, एक कानून बन गया, एक न्यायिक, एक विधायिक टाइप से हो गया। तो उसमें आपस में सब एक दूसरे से समीप हो गए। केवल हिमाचल प्रदेश को ही 2 खंडों में विभाजित होने से बचा रहा। हिमाचल प्रदेश को उस समय 2 खंड थे और उस समय मतलब 14 राज्य जो बनाए गए, उस समय हिमाचल प्रदेश को 2 खंडों में विभाजित किया गया। मद्रास और बिहार के क्षेत्रफल को कम किया गया, जबकि असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल यथावत रहा। क्या क्या परिवर्तन हुआ इस समय? 1956 में हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया। मद्रास और बिहार के क्षेत्रफल में कमी की गई, जबकि असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल यथावत रहा और अन्य किसी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब इस पुनर्गठन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? अब वो जो परिवर्तन हुआ, अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर किया गया और डिफरेंट क्षेत्र से पुरातात्विक, नृजातीय अथवा सांस्कृतिक आधार पर या भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग या अलग अलग क्षेत्र की मांग के लिए राजनीतिक मांगे उठने लगी, जिसके फलस्वरूप 1/11/1960 को बंबई को 2 राज्यों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। स्वतंत्रता के बाद पुनः बांटा गया, बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। फिर 1/11/1966 को
पंजाब, जो बड़ा पंजाब मिला हुआ था, उसमें पेप्सी और बिलासपुर कुछ कुछ राज्य मिले हुए थे, क्षेत्र मिले हुए थे, उसको पंजाब और हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया। और इस समय विभाजन का आधार भाषाई ना रह करके सांप्रदायिकता मेन आधार कर दिया गया। ठीक है। और दुर्भाग्य से हमारा भारत जो विशाल साम्राज्य था, उसका विभाजन भी सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया, जिसका प्रकोप, जिसकी समस्या हम लोग अभी तक भी झेल रहे हैं। अभी तक यदा कदा यहाँ वहां से सांप्रदायिकता के आधार पर मांगे उठती रहती हैं, सांप्रदायिक तत्व ऊपर उठ खड़े होते हैं। ठीक है। अब इस तरह से पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक बृहत्तर पंजाब की सिफारिश की थी, प्रस्ताव किया था, लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिला के 4 प्रदेश बनाए गए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विभाजित। क्या क्या? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर जो उसका जो क्षेत्र था, उसको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बांट दिया गया। अब यहाँ बांट दिया गया सांप्रदायिकता के आधार पर, तो उसी समय उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी इसका असर पड़ा, क्योंकि वहां का आंतरिक प्रशासन जनजातीय तरीकों, उस क्षेत्र में जनजातीय अधिक है, तो वहां का प्रशासन जनजातीय तरीकों से होता था और सामाजिक रीति रिवाजों से संचालित होता था। लेकिन उन्हीं डिमांडों को ध्यान में रखते हुए नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड और 2 अप्रैल 1970 को मेघालय असम से अलग कर दिया गया। किसको? नागालैंड को दिसंबर 1963 में और मेघालय को अप्रैल 1970 में असम से अलग कर दिया गया। जबकि मणिपुर और त्रिपुरा 1971 में और मिजोरम 1986 में, जून 1986 में, और अरुणाचल प्रदेश को दिसंबर 1986 में पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको हटाकर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और एक बार पूर्वोत्तर राज्य में भी जो पंजाब का डिवीजन हुआ सांप्रदायिकता के आधार पर, उसका असर पूर्वोत्तर राज्य में भी पड़ा और वो अपनी डिफरेंट राज्य की मांग करने लगे, जिसके तहत 1963 दिसंबर 1963 को नागालैंड और अप्रैल 1970 को मेघालय असम से अलग कर दिया गया और 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा और 1986 जून 1986 में मिजोरम और दिसंबर 1986 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब है इन राज्यों का क्यों डिमांड किया गया? क्योंकि इन राज्यों का भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और केंद्र पर उनका कोई अधिकार उतना नहीं जा सकता था। केंद्र से उतनी दूर प्रशासन करने में थोड़ा असहज हो रहा था। और जो ब्रह्मपुत्र घाटी में जो केंद्र थे, जो प्रशासनिक ऑफिसेस थे, वहां के लोगों से जो चलता था, उसको वहां की जनजातीय समुदाय पचा नहीं पा रहे थे कि मैदानी क्षेत्र से हमारे यहाँ शासन किया जा रहा है और भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी, इसलिए वो डिमांड करने लगी, जिसके तहत शांति व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने इनको डिवाइड किया। अब 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित राज्य था, उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया
और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम, जो एक संरक्षित क्षेत्र था, मतलब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर ही थी, तो उसे देश का 22वां राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1987 को 30 मई को गोवा केंद्र प्रशासित राज्य था, उसको भी पूर्ण राज्य बना दिया गया 1987 को, जबकि उसी का क्षेत्र दमन और दीव को अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश अभी भी है। उसके बाद और फिर कब चेंज हुआ? 2000 में। 2000 में बहुत 3 बड़े स्टेट में डिवीजन हुआ। छत्तीसगढ़ में एमपी से छत्तीसगढ़ को निकाल दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को निकाल दिया गया और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ये सारा राज्य का दर्जा इनको 2000 में ही दिया गया। छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में, उत्तराखंड उत्तरांचल वो भी नवंबर 2000 में, और झारखंड का भी निर्माण 2000 में ही किया गया, और नवंबर में ही तीनों का। छत्तीसगढ़ 2 नवंबर 2000, उत्तरांचल उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। इन राज्यों को राज्य का अस्तित्व दिया गया। उसके बाद इन तीनों राज्यों के अलगाव के बाद जो आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर वहां पे अलग राज्य का डिमांड किया जा रहा था, वह 2014 जून में 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया और दिल्ली की स्थिति अभी तक वो केंद्र शासित प्रदेश में है। और वर्तमान नक्शा ये देखो, वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, कोई बोलो बेटा, क्लियर हुआ? जी मैम, जी मैम। उसके बाद है कि भारतीय संघ क्योंकि स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज चले गए, अब भारतीयों पर छोड़ दिया गया, आप लोग कैसे शासन चलाओगे। अब बिखरी रियासत थे और वो फ्रांस के कुछ राज्य थे, पांडिचेरी के राज्य थे, उनको कैसे एक में मिला के, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर शासन चलाना बहुत मुश्किल होता, जो भी हो कांग्रेस पार्टी के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनको सभी को अगर अलग अलग कर दिया जाता तो सब अलग अलग फिर से अपनी अस्तित्व कायम कर लेते। इसलिए उस समय डिसाइड किया गया कि संघवाद की व्यवस्था रखी जाए। अब भारतीय संघवाद कैसा है? संघवाद तो है लेकिन वास्तविक संघवाद यहाँ नहीं है। तो संघवाद में क्या होता है? संघवाद में कई स्वायत्त शासी राजनीतिक इकाइयां मिलकर आपसी समझौते से एक संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे यूएसए नाम से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे सभी राज्य आपसी समझौते से मिलकर राष्ट्र का निर्माण किए हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों ने नहीं किया, लेकिन केंद्र ने सभी राज्यों को उसका अस्तित्व प्रदान करते हुए एक केंद्र शासित केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाया और भारतीय संघवाद की संरचना की। अब इसको भारतीय संघवाद को चलाने के लिए क्या हुआ? ये पावर से नहीं, लेकिन यहाँ का मुख्य पावर है जिसके द्वारा देश चलाया जाता है, वो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसी के आधार पर भारत में प्रशासन चलाए जाते हैं, ठीक है। और उसी लिखित संविधान के आधार पर
विधायी, कार्यकारी या न्यायपालिका सभी है, उनको सभी समन्वित तरीके से केंद्रीय और राज्य सरकार में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें भारतीय संघ में केंद्र और राज्य आपस में उनका सह अस्तित्व है और समानता के आधार पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संघ बना उसकी भी बहुत लंबी कहानी है और उसका भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय संविधान या भारतीय संघ की निर्माण प्रक्रिया भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक। तो वैसे तो भारतीय इतिहास पर नजर डालो तो पुराने समय से ही भारत का राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा संघ था, संघ के समान था, मतलब संघ का अस्तित्व था, लेकिन पूरे भारत में एक सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक पूरा साम्राज्य एक के अधीन रहे, वैसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि अशोक सम्राट और वो बुद्ध के समय समुद्रगुप्त मुगलों ने बहुत बड़े बार बार कोशिश किया कि एक साम्राज्य पूरा एक किया जाए, लेकिन संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में कभी भारत विकसित ना रह सका। अब ये जो एक बड़ा संघ बनने का कारण, इस बहुत बड़े क्षेत्र को यूनाइट होने का कारण कुछ भी कहो, ये अंग्रेजों की ही देन थी, क्योंकि पहले तितर बितर छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में प्रेम से भी रहते थे और लड़ते झगड़ते भी थे, स्पेशली मराठास, हैदराबाद, काठियावाड़, इस सब तरह के कश्मीर जो अभी भी है उसका मतलब छाया देखा जाता है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे भारत पर पूरा एकाधिकार किया था, सिवाय छोटे छोटे रियासतों को छोड़कर, ठीक है। और उन लोगों ने कैसे इसको एकीकरण किया? उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के तहत परिवहन और कम्युनिकेशन, इवन टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस, परिवहन आदि को एक संघ के रूप में कायम किया। और वो पहले अंग्रेज ही ऐसे थे जो इंडिया में एजुकेशन को लाए। अगर अंग्रेज अपना उस समय एजुकेशन का नहीं करते तो आज जो हमारी स्थिति एजुकेशन में है वो ना हो पाती। और क्योंकि उस समय अंग्रेजी माध्यम ही, क्योंकि वही लोग शिक्षा देते थे, तो मीडियम इंग्लिश ही होता था, और इस तरह से पूरे शैक्षिक तंत्र को उन्होंने एक सूत्र में बांधा रखा। और यूनिवर्सल लॉ अपने द्वारा जितने शासित प्रदेश थे उनमें यूनिवर्सल लॉ उन्होंने लाया, जिससे पूरा देश एकजुट हो गया। और धीरे धीरे उन्हीं के द्वारा दी गई एकजुटता भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, एकजुट होने में कायम किया, मतलब उसका महत्वपूर्ण हाथ रहा। भारत ने ही, अंग्रेजों ने ही हमें रास्ता दिखाया कि कैसे हम एकजुट होकर उन्हीं को भगाएं, क्योंकि उनके साथ सीखते सीखते हम लोग थोड़ा ब्रेव बने और उनकी कमजोरी को पकड़े, क्योंकि दूर से प्रशासन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब अंग्रेजों के समय से ही वास्तविकता भारतीय संघ की नींव रखी गई थी। तो संघीय संरचना का विकास 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था अधिनियम, जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को, पूरा जो अंग्रेजों का भी केंद्र था वो थोड़ी ना शासन कर सकती थी, वो अपने हर एक राज्य को एक प्रांत जिम्मेदारी दे दी थी कि इससे हमको टैक्स दो, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले रखी थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जब तक अधिकार न देते तो कैसे काम चलता। तो
तो उन लोगों ने प्रांतीय परिषदों को अधिकार किसके तहत दिया? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद 1918 में 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में अधिनियम चेम्सफोर्ड साहब ने किया, जिसके तहत 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। धीरे धीरे उन लोगों को एहसास हो गया कि अब इन पर शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, तो धीरे धीरे वो थोड़ी भारतीय राज्य को भारत को अपने राज्यों को भारत को सुपुर्द करने का थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में उन्होंने रख लिया था। तो 1919 को भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें संघीय तंत्र की शुरुआत मानी जा सकती है। इसी में द्वैत सरकार की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांत को बजट बनाने, केंद्रीय एवं प्रांत को ठीक है बजट बनाने, टैक्स लगाने के साथ साथ उच्च सदन और लोअर सदन, अपर एंड लोअर सदन, ऊपरी और निचले सदनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा गया। ठीक है, कब? 1989 में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें द्वैत सरकार के लिए स्थापना की गई और केंद्रीय एवं प्रांत सरकार बनाने का, बजट बनाने, टैक्स लगाने के साथ सबसे मेन काम होता था वो लोग का टैक्स लगाने का। ठीक है, और ऊपरी और निचले सदन में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। लेकिन वास्तव में डॉक्टर बीपी मेनन के अनुसार भारतीय संघवाद की वास्तविक स्थापना 1919 नहीं बल्कि 1930 के साइमन कमीशन रिपोर्ट में निहित है, जिसमें संघवाद पर विशेष बल दिया। ठीक है, संघवाद में क्या होता है? संघवाद में संघ सुप्रीम होता है, संघ की बातें का ऑर्डर प्रांतों को मानना होगा। लेकिन 1919 में क्या किया था? संघ भी था, केंद्र भी था और प्रांत भी था, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1930 में संघवाद की स्थापना की। 1930 को ही धीरे धीरे अंग्रेज सारा प्रोसेस बनाने लगे कि कैसे इनको हस्तांतरित किया जाए। तो 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना? तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस 1930 में ही ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ सरकार होनी चाहिए, जिसमें पूरा ब्रिटिश राज्य और राजसी रियासतें भी शामिल हो। कब? 1930 के साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद। कब रखा गया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और उसी समय संयुक्त प्रवर कमेटी हुआ एक, जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम पारित किया गया। कब? पहले 1909, 1918, 1919, फिर 1923, अब 1930, फिर 1935 में भारत सरकार का अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अभी देश स्वतंत्र नहीं हुआ है उसी के समय, जिसमें जैसे अभी 3 सूचियां होती, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी तरह उस समय भी केंद्रीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया, जिन पर केंद्र को, प्रांत को और समवर्ती मतलब दोनों को फिर उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कब बना था ये? 1935 में
जब केंद्रीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और 36 विषय समवर्ती सूची में थे। तो वास्तविक संघीय शासन का खाका इसी समय तैयार किया गया और इसी को आधार मानकर जो संविधान निर्मात्री कमेटी थी, उन्होंने भारतीय 1950 में भारतीय गणतंत्र के संविधान में लगभग जो लागू किया, जिसमें 272 पृष्ठों का जो ओरिजिनल संविधान बना, वो 272 पृष्ठों का 339 अनुच्छेद आर्टिकल और 9 पोषक अनुसूचियां शामिल की गई। कितने? 272 पृष्ठों का है। ये सबको याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तुम लोग का जो टेस्ट होगा उसमें। 339 आर्टिकल्स और 9 पोषक अनुसूचियां शामिल की गई। अब उस समय संविधान बना। अब उसके बाद देखो कैसे भारतीय संघवाद की संरचना हुई। अब है भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी अधिकार। विधायी अधिकार मतलब कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार मतलब संसदों में अधिकार। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 स्तर में बांटा गया। वही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके अलावा एक सूची आता है अवशिष्ट सूची। तो केंद्रीय सरकार को 97 विषय में, कब? जब भारतीय संविधान बना उसमें 97 विषय केंद्र सरकार को अधिकार में आया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था? सेफ्टी, प्रतिरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंक, विदेशी व्यापार, मुद्रा एवं टंकन, परिवहन एवं संचार, वाणिज्य, परमाणु ऊर्जा और फौजदारी एवं दीवानी विधि। फौजदारी और दीवानी कानून बनाने का सामान्य ढांचा, राजस्व वसूली इत्यादि मेन काम थे। और इसके अलावे संकट काल में राज्य सरकारों को भंग करने का अधिकार भी केंद्र को था, जिसमें इसके अलावे राज्य सरकार को भंग करने की क्षमता, नागरिकता, माइग्रेशन, आप्रवासन और वित्तीय और मौद्रिक नीतियां शामिल थी। इसमें उस 97 अनुसूची में विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। इसमें ये इंपॉर्टेंट थे। अब राज्य सूची में 36 विषय। तो राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या आता है? क्योंकि भारत का आधार कृषि है मुख्यतः, बाद में इंडस्ट्रीज आए, इसलिए सबसे बड़ा राज्य का अधिकार है वो है कृषि विकास। अब कृषि विकास किस किस पर है? डिपेंड करता है जल विभाग, वन विभाग, मत्स्यिकी विभाग, वन्य जीव, आंतरिक व्यापार के अलावे राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? प्रजा की सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, सुव्यवस्था। अब व्यवस्था में कौन आता है? पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन। इन सब के साथ राज्य क्षेत्र में टैक्स लगाना, ये सभी राज्य सूची के मुख्य विषय थे, उन 36 विषयों में थे। अब तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? दोनों को अधिकार होता है अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून बनाना। उसमें 52 विषय थे, 52 विषय थे। उसमें क्या है? फौजदारी और दीवानी कानूनों की क्रियाविधि बनाना, फौजदारी और दीवानी कानूनों को बनाना, विवाह, रजिस्ट्रेशन, अनुबंध, कोई ट्रस्ट, लेबर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, बीमा,
और आर्थिक और सामाजिक नियोजन तथा साथ में शिक्षा, ये प्रमुख विषय किसमें आए? समवर्ती सूची में, कि राज्य और केंद्र अपने अपने अधिकार वाले क्षेत्र में इन सबको भी देखेंगे। अब इन सब के अलावे ये जो केंद्र सरकार, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के अलावे भी कभी कभी कुछ विषय ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नया होता है, तो उस पर क्लियर नहीं होता है कि कौन इस पर करेगा। तो उसको कुछ नए विषयों पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की सूची पर या राज्य सरकार केंद्र सरकार की सूची पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उस पर अधिकार केंद्रीय सरकार को ही सर्वोपरि अधिकार होता है। इस प्रकार जो अवशिष्ट है वो अवशिष्ट सूची मुख्यतः केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए हैं। इस तरह से केंद्र सरकार अपनी कार्य प्रणाली जो सूची दी गई है उसके आधार पे केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संघवाद तो है, लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। इसके अलावे और भी कैसे केंद्र सरकार मजबूत होता है? आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही करते हैं आपातकाल की घोषणा, और वह आपातकाल की घोषणा संसद को राज्य सूची में निहित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई राज्य प्रशासन के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए तो वह वहां पे इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 एवं 357 के तहत। ठीक है, और 356 एवं 357 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है, तो वह संसद में करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और कब लागू कर सकता है? यदि वित्तीय संकट किसी राज्य पर है, तो राज्य के शासन को पहली बार 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाया जाता है। फिर यदि 6 महीना में भी नहीं संभलता है तो पहले तो अपने से करता है, फिर 6 महीने तक यदि नहीं संभल पाता है तो संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ऊपरी सदन और निचली सदन, दोनों की मंजूरी से अधिकतम 12 महीने तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 1.5 साल। पहले 6 महीने लागू किया, यदि देख रहा है कि नहीं चल रहा है तो सदन में विधेयक पारित करता है दोनों सदनों की मंजूरी से, फिर 12 महीने के लिए वो बढ़ा सकता है। इसके अलावे केंद्र का अधिकार ज्यादा है, उसका कैसा है, मतलब कैसे प्रूफ होता है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री से और राज्यपाल द्वारा कोई अगर काम होता है, कोई विधेयक लाया जाता है, तो मतलब जैसे किसी राज्य में कोई विधेयक आता है तो और उसको राज्यपाल देख रहा है कि ये नहीं, ये सही नहीं है, तो उसको वो रोक सकता है कि नहीं, इसमें राष्ट्रपति से सलाह ली जाएगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिए। स्पेशली कैसा क्या होता है, ये किसी राज्य क्षेत्र को बदलने में या किसी राज्य का नाम बदलने में। ठीक है, तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकने का अधिकार राज्यपाल को है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है
कि केंद्र द्वारा बनाए गए जो कानून राज्य पर भी लागू होते हैं उनको राज्य सही से लागू करे, और यदि लागू नहीं हो रहा है तो उनको लागू करने के लिए व्यवस्था बनाए, जिससे वो शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था द्वारा वो करवाता है। ठीक है। अब इस तरह से इन सब थोड़ा केंद्र सरकार के अधिक अधिकार से संघवाद होते हुए भी, मतलब राज्यों को भी अधिकार मिलते हुए भी केंद्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। और उसके अलावे और मेन क्या चीज है, संघ एवं राज्यों द्वारा टैक्स लगाया जाता है। केंद्र द्वारा क्या है, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, और राज्यों द्वारा क्या होता है, सेल्स टैक्स, जो आजकल जीएसटी के रूप में होता है, वो राज्य सरकार लगाती है। ठीक है। इनका डिटेल कहाँ है, संविधान की 7वीं अनुसूची में। अब सेल टैक्स या टोल टैक्स या ये सब सब बदल गया है और सेल टैक्स से जीएसटी बन गया है। ये जीएसटी राज्य सरकार के अधीन है, और जो सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स होता है, ये सब केंद्र के अधीन होता है। इन सब का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और कराधान से भी संबंधित अवशिष्ट अधिकार जो है वो संसद को ही प्राप्त है। संसद दैट मीन्स केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। इस प्रकार से सार्वजनिक राजस्व, जो टोटल टैक्स जमा होता है, उसका अधिकार, अधिकांश भाग केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्रित और वितरित किया जाता है। अतः राज्यों को अल्टीमेटली अपनी वित्तीय संसाधनों के लिए, वित्तीय सहायता के लिए संघ पर अर्थात केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यों को उनके विकास के लिए वित्तीय अनुदान प्रावधान देती है, करती है। और इसको करने के लिए, अनुदान देने के लिए, कैसे अनुदान दिया जाए, किस आधार पे कितना अनुदान दिया जाए, इसके लिए भी संविधान में एक वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान है। ये हर 5 साल में बनता है ना, जिसका कार्यकाल 5 साल का, जैसे होता है प्लानिंग कमीशन, है ना, वही सब है। प्लानिंग कमीशन ही सारे प्रारूप तैयार करते हैं और किस राज्य को अधिक देना चाहिए, किस राज्य को किस काम के लिए। जैसे है पहाड़ी राज्य और कुछ राज्य है मैदानी राज्य, जैसे उत्तराखंड और यूपी को क्यों अलग किया गया, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी था, क्षेत्र था, और जो इधर का है पूर्वी यूपी वो मैदानी क्षेत्र है। तो राज्य के नाम पे एक ही अनुदान दिया जाता था और प्लान्स बनाए जाते थे, क्योंकि हेलो हाँ, क्योंकि ज्योग्राफिकली दोनों का जो रीजनल, मतलब उत्तराखंड और इधर का यूपी का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल प्रोफाइल है, वो डिफरेंट है। पहाड़ी क्षेत्र में अलग नियम लागू होंगे उनके विकास के लिए, और मैदानी क्षेत्र के प्रोग्रेस के लिए अलग नियम लागू होंगे। जैसे सिंचाई के साधन देते हैं, सिंचाई के साधन पहाड़ी एरिया में कैसे सिंचाई के साधन करेंगे, तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट हो जाता था, उसका उचित सदुपयोग नहीं होता था। इसलिए उस एरिया के प्रॉपर विकास के लिए यूपी को उत्तराखंड में अलग किया गया। ठीक है। तो ये सब प्लानिंग कमीशन के अध्ययन से उनके प्रावधान के अंतर्गत आता है, और इस तरह से फिनांस अलॉट किया जाता है किसी राज्य को। ठीक है। अब है वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है, जो 5 वर्षों के तक चलता रहता है। ठीक है। अब है भारतीय जो राज्यों का पुनर्गठन होता है, या राज्यों का गठन किस राज्य से कहाँ लिया जाए, वो कहाँ पे लिखित है, संविधान की धारा 3 में लिखित है। क्या, राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए। ठीक है। यह राज्यों के गठन के पुनर्गठन का प्रावधान संविधान की धारा 3 में है, जिसमें
संघीय लोकसभा को नियम बनाने का अधिकार है। तो तुम लोग अब तो बड़े हो गए, जानते हो कैसे ये सब राज्य बने हैं। तो कैसे पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा की भी सहमति चाहिए। राज्यसभा यदि सहमत नहीं है, नहीं पास करेगा, तो वो नहीं बन पाता है। तो इस तरह से इसमें भी 5 तरह के राज्य बनते हैं। पहला, किसी भी राज्य के कुछ क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बनाना, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना, या डिफरेंट राज्य के कुछ भागों को मिलाकर नया राज्य बनाना। उसके अलावे एक राज्य के साथ साथ कुछ दूसरे राज्य को, क्षेत्र को मिला के नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को। वो नियम बनाएगी। या किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना। राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, दैट मीन्स दूसरे राज्य से क्षेत्र अतिक्रमण करेगा। राज्य क्षेत्रफल को कम करेगा, दैट मीन्स उस राज्य का क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में मिलाएगा। तो अगर मिलाता है या बढ़ाता है तो किसी राज्य की सीमा में बदलाव होगा। तो इस तरह से फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, और सीमा में परिवर्तन करेगा, कुछ राज्य क्षेत्र मिलाएगा, तो निश्चित रूप से उसका नया नाम होगा, नया नाम भी निश्चित करना होगा। तो इस तरह से संविधान की धारा में 3 में संघीय लोकसभा को निम्न अधिकार दिए गए। पहला, किसी भी राज्य से कुछ क्षेत्र निकालकर नया राज्य बनाना, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना, या विभिन्न राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर नया राज्य बनाना। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना। तीसरा, किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना। उसके अनुरूप परिणामता क्या होगा? चौथा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना। और 5वां, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा ये पारित करती है, प्रस्ताव पारित करती है। इस तरह से इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो भी राज्य की क्षेत्रीय इकाइयां हैं, वो लगभग हर एक चीज के लिए पूर्णतया केंद्र पर ही, केंद्र की विधायिका शक्ति पर ही निर्भर करती है। ठीक है। इस प्रकार से संघ का निर्माण प्रांतों में पहले से ही रहने वाले प्रादेशिक सरकारों को संवैधानिक स्वायत्तता दे करके, किसके अनुसार दे करके? संविधान के अंतर्गत दे करके। अब संविधान किससे बनाया गया? इसमें हमने कहेंगे भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा थी। ये भारत की प्रजा द्वारा किया गया है। जो भी नियम बनते हैं, क्योंकि सरकार बनते हैं, सरकार को भारत की जनता चुनती है नॉर्मल इलेक्शन से, इसलिए भारत की जनता, सॉरी एक मिनट तेजी, हाँ, भारत की जनता के द्वारा ही लोकसभा को ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। अब यह किसका प्रतिफल है? राज्य, संघ और केंद्र राज्यों के बीच किसी समझौते का प्रतिफल नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। यहाँ पे संविधान में लिखित प्रावधानों के तहत दोनों को स्वायत्तता अपने अपने क्षेत्र में प्रदान की गई है। जो यूएसए में जो राज्य हैं, वो राज्य कोई भी कभी भी अपने उस यूनाइटेड स्टेट्स से अलग हो सकता है। इंडिया में वैसा नहीं है। अलग स्वायत्तता देने पर भी ये कभी नहीं हो सकता कि कोई राज्य अपना चाहे तो अलग हो ले या किसी विदेश से संबंध रख ले। विदेशी संबंध रखना है तो सीधा वो केंद्र सरकार के थ्रू ही ले सकती है। इस तरह से भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान नहीं है, और
कार्यपालिका विधायिका में भी कोई अलगाव नहीं है। तीनों के कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के संयोजन से ही पूरा केंद्र सरकार का नियम कानून संविधान के अनुसार चलता है। ठीक है, लेकिन आपातकाल में केंद्र सरकार को थोड़ा अधिकार ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 353 और 357 के तहत, ठीक। और जब भी ये नियम कानून बनता है तो तुम लोग जानते हो कि संसद में, लोकसभा में, संसद में या राज्यसभा में किसी भी कानून को पास करने के लिए 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर भी अगर केंद्र सरकार बनाना चाहे तो उसमें भी 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 256, 257 और 356 के अधीन केंद्र को मजबूती देता है। कौन कौन? अनुच्छेद 256, 257 और 356 या 353 और 537 के भी केंद्र को एक मजबूत स्थिति देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरह से भारत का संघवाद की संरचना इस तरह से की गई। अब भारतीय संघवाद का आधार क्या क्या, क्यों संघ बनाना जरूरी हुआ? अब है, सबसे पहले तो जान रहे हो, हिस्ट्री देखी हो तुम लोग भी, सुने हो, पढ़े हो, बिल्कुल। तो कई लोगों ने, कई ने, सम्राट बौद्ध ने बुद्ध के समय या अशोक के समय कई लोगों ने इसको एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता था, फिर तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता था। कार्यात्मक दृष्टि से कभी भारत अपने इतिहास में स्वतंत्रता के पहले एक नहीं रहा। ठीक है, छिटपुट राज्यों का अस्तित्व हमेशा रहा। बौद्ध काल में कितना, 16 जनपद थे भारत में, और उसके बाद भी कई छोटी छोटी रियासतें थी। जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी छोटी इकाइयां थी, वो अपना स्वतंत्र पहचान बनाए हुए थी। लेकिन फिर भी उनमें एक तरह से एकता थी। कैसे? आर्थिक और सामाजिक रूप से उनमें भी कार्यात्मक एकता थी। क्यों? यदि किसी पर आक्रमण होता था बाहरी से, जैसे मुगल काल में देखा गया, तो अगर वो नहीं लड़ सक रहा है तो वो दूसरे राज्य से सहायता मांगता था। इस तरह से होता था। लेकिन 1947 के पूर्व देश में कुल 584 छोटी बड़ी रियासतें थी, और उनमें डिफरेंट टाइप से, मतलब सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनमें भी बहुत अंतर होता था। इसलिए इस विविधता के कारण संविधान निर्माताओं ने संघवाद को अपनाना जरूरी समझा, ताकि जिससे उनकी क्षेत्रीयता, उनका अस्तित्व भी बना रहे, वो भी संतुष्ट रहे, और आपस में मिलकर कार्यात्मक रूप से भारत एक राज्य बना रहे, एक स्ट्रॉन्ग राज्य, एक स्ट्रॉन्ग देश बना रहे, जो संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ही संभव था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को मजबूत करते हुए एक भारतीय संघ का निर्माण किया। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है? भारत में डिफरेंट प्रकार की प्रजातियां, जातियां नहीं, प्रजातियां थी। जैसे निग्रोटी, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मंगलोइड, भूमध्य सागरीय, पाश्चात्य, नॉर्डिक,
और उस समय जब भारत ये हुआ, आर्य और अनार्य, महाभारत के समय से ही आर्य और अनार्य, नॉर्डिक और अंग्रेजों के आने पर पाश्चात्य प्रकार की भी प्रजातियां सम्मिलित थी। मुख्यतः भारत की मुख्य प्रजाति कौन थी? आर्यन और द्रविड़। लेकिन धीरे 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 मंगोल आए, मुगल आए, इन सबसे निग्रोटी, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोल, भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक प्रजाति के लोग यहाँ पाए जाते थे, जिसको मिलाकर ही शासन किया जा सकता था। लेकिन अभी भी देखते हो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जातिवाद की भावना, और वैसे पूरे देश में जातिवाद की भावना बढ़ती रहती है, उठती रहती है। अतः इसी सबको कम करने के लिए भारत में संघीय प्रणाली आवश्यक था। उसके अलावा धार्मिक आधार पर भी इसे जाता था। जानते हो भारत का जन्म ही सांप्रदायिकता, धार्मिकता के आधार पर हुआ। मेन जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन शेष पंजाबी, जैन, बुद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई सारे ये भारत में रह गए, और एक धर्म उधर चला गया। 4 मुख्यतः धर्म भारत में रहे। इस तरह से स्पेशली इन धर्मों का भारत एक जन्म स्थान है, और जिसमें लगभग 80% हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और विभिन्न धर्मों के लोगों का अलग अलग रीति रिवाज था। इसीलिए भारत उसको यूनाइट करने के लिए भारत को एक निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, और इसी के आधार पर आज भारत भी एक नॉन अलाइंड राज्य है, मतलब गुट निरपेक्ष, कोई देश के लिए पीछे नहीं भागता है, ये अपना सच्चाई रखते हुए अपना एम उद्देश्य रखता है। ठीक है, इसलिए संघीय प्रणाली के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके बावजूद भी भाषाई आधार प्रॉब्लम था। लगभग कितनी भाषाएं हैं? लगभग जो हमारे नोट में छपा हुआ है 16 भाषाएं। उसके अलावे भारत में 24 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और इसको ही एक यूनाइट करने के लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, और उसी के आधार पर राज्यों का डिवीजन भी किया गया। लेकिन यह एक दुर्भाग्य है कि इसके आधार पर भी कभी कभी डिफरेंट राज्य का मांग किया जाता है। उसके अलावा क्या 5वां है आर्थिक आधार। ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट एरिया, रीजनल डिस्पैरिटी, हर एक क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक बेस अलग अलग है। क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, यहाँ का रिलीफ फीचर डिफरेंट है। उत्तर में हिमालय, बीच में गंगा का मैदान, दक्षिण में डेक्कन का पठार, डेक्कन का पठार में भी कई छोटे छोटे रीजनल हैं। उधर उत्तर पूर्व में पूर्वी हिमालय का, और पश्चिम में गुजरात राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसका इकोनॉमी अलग अलग होता है, जिसलिए आर्थिक समानता नहीं थी। इसलिए भी यहाँ पे संघीय शासन करके उस जो असंतुलित विकास था उसको दूर किया जा सकता था। विकसित तो था ही नहीं, अल्प विकसित था, तभी तो अंग्रेज बड़े आसानी से अपने अधीन कर लिए थे। तो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी थी उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार संविधान संघीय शासन प्रणाली अपनाना आवश्यक था। भौतिक आधार पर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ज्योग्राफी तुम लोग जान रहे हो कि कैसे डिफरेंट एरिया है। उसके अलावा जब बोला मैंने उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का डेक्कन का पठार, बीच का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वोत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र गुजरात राजस्थान का, उसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्र भी है। ठीक है, तो जिसका अलग अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि है। और जैसे गंगा का मैदान है, जलवायु भी अलग अलग है।
गंगा का मैदान है, आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो वो सवाना टाइप से है जलवायु। तमिलनाडु और जो सागर तटीय क्षेत्र है वहां पे जाड़े में वर्षा होती है, कुछ भूमध्य सागरीय टाइप से जलवायु पाई जाती है, तो कहीं मरुस्थलीय जलवायु है। इस तरह से डिफरेंट जलवायु की विभिन्नता के कारण सभी जगहों में डिफरेंट टाइप से विकास हुआ है और इन विषमताओं के बावजूद उनमें पहले तो आर्थिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास होता। आर्थिक विकास की समानता लाने के लिए राजनीतिक प्रणाली को संघीय प्रणाली से ही हल किया जा सकता था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावे जो राज्यों का आंतरिक प्रशासन था उसके लिए भी संघीय शासन व्यवस्था की गई थी। अब आंतरिक प्रशासन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्य एवं केंद्रीय शासित प्रदेशों को 5 जोन में पहले बांटा गया, जिसे अंतरराज्यीय सीमा विवाद जिसमें कई विवाद होते थे उसको हल करने के लिए अंतरराज्यीय सीमा और जलीय वितरण सीमा, नदी जल सीमा, नदी जल विवाद उत्पन्न होते हैं और आर्थिक नियोजन हेतु एक परिषद का गठन किया गया, जैसे उत्तर पूर्वी परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र को की समस्या को सुलझाने के लिए 1973 में किया गया था। और अभी जो है वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, नहीं 28 और शायद 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो और इनको संविधान के अंतर्गत ही 676 उस समय 676 जनपद थे, अभी वर्तमान में 748 डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद में विभाजित किए गए हैं और इनको 5 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। जो डिफरेंट बाद में ये 748 डिस्ट्रिक्ट है उसको तालुका और सब डिविजन्स में बांटा गया है। जो तालुका होता है उसमें लगभग 100 से 300 गांव के समूह होते हैं और at 2021 there are 748 district, largest district Kutch और 29 states and 7 union territories है। सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे बड़ा राज्य यूपी है और यूनियन टेरिटोरी में सबसे बड़ा लक्षद्वीप है और चंडीगढ़, ठीक है। नहीं लक्षद्वीप और ये कितने राज्य जिले हैं, यूपी में 75, एमपी में 52 और गोवा में सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यूनियन टेरिटोरी में लक्षद्वीप में और चंडीगढ़ में दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे अधिक राज्य कहाँ है, सबसे अधिक जिला यूपी में है, ठीक है। आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल फिर ये इसमें करेंगे, आगे का जो सीमा विवाद है वो उसको करेंगे, ठीक है। अभी जब तक हो रहा है कर दे रहे हैं हम। अब है इस तरह से राज्य का शासन कैसे, पूरे भारत का शासन संघीय प्रणाली से कैसे चलाया जाएगा, वो सारी चीजें संविधान में लिखी गई हैं। इस तरह से संघीय सरकार में 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी सदन में 250 सदस्य होते हैं जिसे राज्यसभा, देखो ये हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राज्यसभा ऊपरी सदन
और लोकसभा निचला सदन है। ठीक है, हम लोग एमएलए एमपीएलसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए लोकसभा को ज्यादा बड़ा मानते हैं, लेकिन नहीं, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनका हर 2 साल में थोड़ा थोड़ा हटाया जाता है, और वो राज्यसभा कंटिन्यूटी बनी रहती है, और लोकसभा को निर्वाचित अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिनमें लोकसभा में कितनी है सदस्यों की संख्या? 545, और ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और कुछ विशिष्ट जनजाति या जातियों के लिए कुछ रिजर्व सीट होते हैं। बाकी सारे सदस्यों का चुनाव साधारण चुनाव द्वारा होता है, और वह सीधे तौर पर, अभी कल ही तुम लोग वोट दे के आए हो, सीधे तौर पर चुनाव के द्वारा लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, ये तो विधान परिषद के लिए हो रहा है अभी। ठीक है, फिर राज्यसभा के लिए राज्यों के विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, और इसमें कुछ कुछ संख्याएं अलग अलग होती हैं। कितने सदस्य को ग्रेजुएट पाए हुए शिक्षक मतलब प्रार्थी भी चुनने जाते हैं। ठीक है, वो शायद पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब हुआ था। जो ग्रेजुएट होते हैं उनका भी एक रिकॉर्ड बनता है, वो राज्यसभा के कुछ सदस्यों को चुनने का अधिकार उनका भी होता है। और कई राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं विधायिका में। ठीक है, और इस तरह से भारत संघ में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे जोन मंडल, उसके नीचे जनपद, जनपद के नीचे तहसील, तहसील के नीचे तालुकाज, तालुकाज के नीचे ग्राम पंचायत होते हैं। और पूरे जनपदों में, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक जिलाधिकारी होते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोग बना हुआ है, लोक सेवा आयोग, उनके द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से तहसील अथवा तालुकाज ब्लॉक्स का प्रशासन जनपद के अधिकारों द्वारा, सहायकों द्वारा संचालित होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ। पहले राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे नीचे अधिकारी आते जाते हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, और सबसे नीचे होता है विकास खंड। उसमें क्या होता है, विकास खंड ब्लॉक में लगभग 100 गायें होती हैं, और उसमें भी डिफरेंट विभाग से जुड़े तकनीकी कर्मचारी होते हैं। और इस पंचायती राज को कब आया ये पंचायती राज? 1959 से ही अपनाया गया है, और इसमें संशोधन किया जाता है। इस तरह से सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और जनपद स्तर पर जिला परिषद काम करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य विकेंद्रित सरकार को बनाना है, विकेंद्रित नियोजन द्वारा हर एक क्षेत्र का विकास करना है। इस तरह से अब ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया भारत की क्या क्या राजनीतिक संरचना, भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत की राजनीतिक संरचना। दूसरे क्लास में अब विदेशी संबंध को करेंगे। ठीक है, 2:30 बजे तक की क्लास है ना? हेलो, हाँ मैडम नमस्कार, कुमार अमित बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार अमित। हाँ, ये आगे चैप्टर थोड़ा पूरा नहीं हो पाया, विदेशी संबंध है ना, जिसमें भारत चीन। कोई बात नहीं मैम, तो कल उसको कर लेंगे। ठीक है, तो कल इसी को कंटिन्यू करिएगा आप? हाँ, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर छोड़ के कैसे करेंगे। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर कल पूरा हो जाता है, हमें लगता है पूरा हो जाएगा कल, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम शुरू कर देंगे, है ना। बाद में नहीं होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। और मैप भी अब कुछ मैप्स नहीं दिए हैं, तो कल हम दे देंगे, नहीं कल पढ़ाना है उसको। ठीक। हाँ। एक मिनट थोड़ा बच्चों को इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि उसमें हम जुड़ नहीं पाए थे ना। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए।
विषय के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, जो भी सब रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी, और हमने उनसे निवेदन किया कि मैडम थोड़ा सा बच्चे हमारे बेनिफिटेड हो आपके लेक्चर से, तो मैडम साहब तैयार हुई हैं, और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम का कि आप आई और लेक्चर दी, और कल भी आपका इंतजार रहेगा हमें और बच्चों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने मौका दिया, हमें इस लायक समझा। नहीं लायक नहीं मैम, हाँ आपके लेक्चर में पता था कि मतलब बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होगी। चलो चलो, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा दे, है ना? हाँ तो जी। फिर और बच्चों को कहना जहाँ भी अगर कुछ लगता है तो पूछे। ठीक है, तो चलिए आप इसको कल कंटिन्यू करेंगे ना, तो कल ही जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन कल ही रख देंगे फिर। ठीक। हाँ जैसे 2 बजे ना, 2:05 2:10 में एक क्वेश्चन आंसर जो होगा पूछ लेंगे। ठीक, वो थोड़ा शाम में बात करेंगे हम तुमसे। ओके मैडम, ओके ठीक है, नमस्कार सबको को। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। ठीक, ओके, थैंक यू मैम।